अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कल ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री में हमने एंगल्स डिस्कस कर लिए थे, तो अब हम बात करेंगे ट्राई एंगल्स पे। टाइप्स ऑफ एंगल हमने कर लिए थे, तो अब है जी ट्राई एंगल्स। ट्राई एंगल्स नाम से जाहिर है जी, ट्राई एंगल। ट्राई तीन, तीन एंगल्स। ट्राई एंगल्स, तीन एंगल्स। अच्छा जी, ये मैं पुराना एक क्वेश्चन किसी का, ये -4 कैसे आ सकता है। भाई आप उधर चेक करें ना, लेफ्ट हैंड साइड 38 बन रही है उसकी। मेरे पास अभी स्टूडेंट लेके आया मेन कैंपस में, फिजिकली मैंने देख लिया वो क्वेश्चन। तो -38 लेफ्ट साइड बन रही है, तो राइट हैंड साइड भी आपने, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड 38 बन रही है, तो राइट हैंड साइड भी 38 बनानी चाहिए ना, फिर बननी चाहिए, और ताकि इक्वलिटी मेंटेन रहे। तो राइट साइड पे बन रहा था 42, तो 42 में क्या माइनस करेंगे 38 बनने, तो वो जो ब्रैकेट है ना, वो स्टूडेंट समझ रहे थे कि जैसे ये मल्टीप्लाई हुए, मल्टीप्लाई नहीं, वो ब्रैकेट असल में इसलिए लिखा हुआ है कि ब्लैंक फिल करनी है। उधर क्या चीज रखें, क्या नंबर रखें कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाए। तो आप जरा उस सवाल में देखें ना, माइनस प्लस का 42 है, उसके साथ -4 करें उस ब्लैंक वाली जगह में, तो 38 बन जाएगा। इसलिए वो ब्लैंक की जगह -4 था। आप चेक करें भाई, हर बंदे का अलग अलग बन रहा है, 38 है, लेफ्ट हैंड साइड 38 बन रही है। और से देखो जरा। ठीक है जी, चलें लिखें अब ट्राई एंगल्स। तो एंगल पे हमने कल बात कर ली थी, एंगल पे हमने कल बात कर ली थी। अब है ट्राई एंगल। नाम से जाहिर है तीन एंगल्स, तो आप इसको लिख लें। अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर, अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड्स एज वेल। ट्राई एंगल नाम से हमें पता चल रहा था कि ये तीन एंगल हैं इसमें, इसमें तीन एंगल्स हैं। ट्राई एंगल, तीन एंगल्स हैं इसमें। एंगल का कॉन्सेप्ट हमने कल ही पढ़ा है। हम तो ये कह रहे थे सेंटर होता है, एंगल का ताल्लुक सर्कुलर मोशन के साथ था ना। इधर कोई Recording पॉइंट ए stopped. था, इधर कोई पॉइंट बी था, तो हम कहते थे ए से बी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करे तो वो कुछ एंगल बना रहा थीटा, यानी ओ ए लाइन, ओ बी लाइन, दो लाइनों के दरमियान एंगल बनता है। तो इधर कह रहे हो अब ट्राई एंगल, तीन एंगल्स, तो एंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, ये जहन में रखना कि दो साइडों के दरमियान है। Recording in इन progress. दो साइडों के दरमियान एंगल अल्फा कह लो, इन दो साइडों के दरमियान एंगल बीटा कह लो, इन दो साइडों के दरमियान एंगल गैमा कह लो। तो ऑटोमेटिकली तीन साइडें भी बन गई, देखो, एक, दो, तीन। तो इसलिए मैंने डेफिनेशन में लिखा है ट्राई एंगल तीन एंगल्स तो हैं, लेकिन साथ ही थ्री साइड्स भी, थ्री साइड्स भी, थ्री एंगल्स और साथ ही थ्री साइड्स भी। हाँ जी, स्क्रीन क्लियर है। यार क्या मसला है, मेरे सामने भी स्क्रीन मौजूद होती है इसी तरह। ये तो क्लियर है बिल्कुल। आप अपने अपनी साइड भी चेक कर लें जरा। ये बेशतर लोग कह रहे हैं जी मैक्सिमम की क्लियर है। अपने साइड भी नेट चेक करो। अच्छा जी, चलें। अब मैं कह रहा था क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर
हैविंग थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड, तीन एंगल्स हैं तीन साइड्स हैं। तीन साइड्स का कॉन्सेप्ट क्यों आया है? क्योंकि हमने कहा था जी एंगल दो साइडों के दरमियान होता है ना, ये दो साइडें, ये दो साइडें, ये दो साइडें, तो ऑटोमेटिकली एंगल का कॉन्सेप्ट लगाते हुए ही तीन साइडें भी बन गई, इसलिए डेफिनेशन मुकम्मल की है थ्री साइड्स। अब इसकी कॉमन 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 टाइप्स लिखेंगे। इसकी कॉमन कॉमन टाइप्स भी लिखेंगे जी। तो कॉमन कॉमन इसमें टाइप्स आप लिख लें। टाइप्स ऑफ ट्राई पूछी जा सकती हैं जी कॉमन। तो सबसे पहले आप लिखें जी राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल। फिर आप लिख लें जी ओब्लीक ट्रायंगल। ओब्लीक ट्रायंगल। ठीक है। ये जरा होस्ट कौन है जी? अबीर। जी सर। अबीर ये जरा चेक करो आप मुझे, स्क्रीन क्लियर है? तो स्क्रीन ना ब्लर हो जाती है, जैसे ही आप पूछते हैं ना स्क्रीन क्लियर है और आप थोड़ा सा साइड पर होते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके क्लियर हो जाती है, लेकिन फिर जैसे आप पढ़ाने लगते हैं, अभी जैसे स्क्रीन ब्लर है, मेरी साइड पे बिल्कुल ब्लर आ रही है। ये क्या मसला है? सर ऑफ करके कैमरा ऑन करें। हाँ जी। सर कैमरा ऑफ करके ऑन करें। स्क्रीन क्लियर हो जाती है, लेकिन देखिए सर अभी बिल्कुल क्लियर है स्क्रीन, जैसे आपने ऑफ करके ऑन किया बिल्कुल क्लियर है। अच्छा जी। तो अब देखें जी, हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में मैं लिखा सबसे पहले लिखा है राइट ट्रायंगल। फिर लिखा है जी ओब्लीक ट्रायंगल। ठीक है। और एक और लिख लें आप, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक और लिख लें आप, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक और लिख लें आप, स्केलीन ट्रायंगल। another is acute triangle. another is obtuse triangle. ये कॉमन कॉमन टाइप्स मैंने लिख दीजिए। हाँ जी, अभी देखें जरा, स्क्रीन क्लियर है? ओके जी। तो अब लिखें, टाइप सारी मैंने लिख दी हैं। पहली लिखें राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल की टाइप्स लिख रहा हूँ। पहली है राइट एंगल। दूसरा लिखो ओब्लिक ट्रायंगल। ओब्लिक। लिख लिए जी।
तीसरी मैंने लिखी है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीसरी है आइसोसेलेस ट्राइंगल। चौथी लिखो इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल फोर्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे है स्केलिन ट्राइंगल। सिक्स नंबर पे एक्यूट ट्राइंगल। एंड द लास्ट वन इज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। चलें जी, आप देखिएगा जरा बोर्ड पे, इनको समझें पहले। तो फर्स्ट है जी राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल, राइट एंगल हमने कल पढ़ा था, एंगल ऑफ 90 डिग्री ना, उसी से है राइट ट्राइंगल भी, उसी से है राइट ट्राइंगल भी। तो आप लिख लें अ ट्राइंगल हैविंग वन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अ ट्राइंगल हैविंग वन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अ ट्राइंगल हैविंग वन एंगल ऑफ 90 डिग्री, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो जी। अब 90 डिग्री का एंगल किस तरह होता है, वो तो हमने कल पढ़ा था। इस तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो, एक वर्टिकल, तो इनके दरमियान एंगल ये 90 डिग्री होता है। तो ये इस तरह की शेप होगी जी राइट ट्राइंगल की। दिस वन, कुछ नाम दे दिया करो आप, ए बी सी नाम दे दो कुछ। इधर कुछ एंगल थीटा में मार्क कर देता हूँ ये। अब ये राइट ट्राइंगल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये जो साइड थी ना, ये इंक्लाइंड साइड, इसको आप हाइपोटेन्यूज कहते थे। ये मैट्रिक में आप पढ़ते थे वही रिकॉल कर रहे हैं। इस साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते थे। ये जो इंक्लाइंड साइड है, टेढ़ी साइड, हाइपोटेन्यूज। ये जो नीचे है इसको हम बेस बोलते थे। और ये जो ये वाली साइड है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते थे। ये राइट ट्राइंगल की तीन साइडों के खास नाम होते थे ना। राइट ट्राइंगल की तीन साइडों के खास नाम होते थे। तो पहली, ऊपर जो ये जो इंक्लाइंड साइड है इसको हम कहते थे हाइपोटेन्यूज। बेस ये, परपेंडिकुलर ये, तीनों में फर्क कैसे करें, तीनों में फर्क कैसे करें। फर्क किस तरह करते थे कि ये जो टेढ़ी साइड है, इंक्लाइंड साइड, जो किसी इंक्लिनेशन पर गई हुई है, इंक्लाइंड प्लेन की तरह, ये इंक्लाइंड साइड, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। अब ये जिधर से ये रेफरेंस एंगल दिए हुए, रेफरेंस एंगल से ये मुराद है, ये देखो, यानी ये इंक्लाइंड लाइन पहले इधर थी, यहां से उठ के ऊपर गई है किसी इंक्लिनेशन पर, जहां से एंगल मेजर करना शुरू किया आपने जिस लाइन के साथ, उस लाइन को कहते हैं बेस। तो ये हो गया बेस। और बेस पर जो 90 पर है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। 90 पर ये है ना, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। इस तरह फर्क करते हैं तीनों में, इस तरह फर्क करते हैं तीनों में। ठीक है जी। और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज, पाइथागोरियन थ्योरम। ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा, जनरल मैथ में ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज पाइथागोरियन थ्योरम। ये आपको डिस्क्रिप्टिव में भी काम आता है और इधर भी। पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम क्या है, ये राइट ट्राइंगल से रिलेटेड चीज है। पहली बात, स्टेटमेंट इसकी ये होती थी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लिख लिया जी।
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड है ना, ये इंक्लाइंड साइड, इसका स्क्वायर इक्वल होता है दूसरी दो साइडों के स्क्वायर और सम के, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आप ये समझते हो हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। राइट ट्रायंगल की तीन साइडों के नाम है, राइट ट्रायंगल की तीन साइडों के नाम है। ठीक हो गया। फायदा क्या है इसका? फायदा इसका ये है, दो साइडें आपको दी गई हो, तीसरी साइड की लेंथ मालूम कर लेते हैं। दो साइडें आपको दी गई हो, तीसरी साइड की आप लेंथ मालूम कर लेते हैं यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। ये इसका फायदा है। ठीक है जी। और ये हमें काम उधर आता है ज्योमेट्री के वो वाले सवाल आपने सुने भी होंगे, आगे जाके हम पढ़ेंगे भी, जब मैं एनालिटिकल पढ़ाऊंगा आपने सुने भी होंगे। कहते हैं जी फलाम बंदा ईस्ट की तरफ जा रहा है, फिर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, अब बताओ इनिशियल पॉइंट से कितना दूर है। इस तरह के सवाल जो भी है ना, उसमें कसरत से हमें ये फार्मूला काम आ जाता है, ये पाइथागोरियन थ्योरम काम आ जाता है, ये पाइथागोरियन थ्योरम काम आ जाता है। ठीक है। और ये आपके डिस्क्रिप्टिव में भी पूछा होता है, इधर तो पूछता है, इधर भी काम आता है आपको, स्क्रीनिंग में भी, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में भी आपको काम आता है। मैं बल्कि आज ही किसी क्लास को पढ़ा रहा था, गालबन 310 बैच था, मुझे बैच एग्जैक्ट याद, वो मैं उनको बताया भी आपको हर साल 5 नंबर का सवाल आता है। इस दफा CSS 21 में 10 नंबर का आया हुआ था, मैंने आपको वाजे उधर रेफरेंस दिया। CSS 21 में क्वेश्चन 7 का पार्ट ए था और क्वेश्चन 8 का पार्ट सी, यानी सिर्फ इस बात पर 5 5 नंबर का उधर आया हुआ था। तो मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं मैं, इसकी मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूं आपको कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पाइथागोरियन थ्योरम की, कि आपको इधर MCQ में तो काम आता ही आता है डायरेक्शन वाले सवालों में, लेकिन 5 नंबर को उधर भी हर साल पेपर में आता है। और CSS 21 में 10 नंबर का था, 22 में फिर 5 नंबर का आया था, अभी 22 का लेटेस्ट पेपर हमारे पास, उसमें फिर 5 नंबर का आया था, लेकिन 21 में 10 नंबर का आ गया था। और 21 वाले स्टूडेंट्स कंप्लेंट भी कर रहे थे, कह रहे सर इस दफा मुश्किल बन गया 21 वाले। इतनी सी बात है, जिसको पाइथागोरियन थ्योरम आता है ज्योमेट्री का, 10 नंबर वो उसको दे रहा है। इससे का आसान और क्या करे, 40 नंबर आपने टोटल लेने, 10 नंबर सिर्फ इस बात पर आपको दे रहा है, भाई वाजे मैंने रेफरेंस दिए। तो इससे आसान फिर आपसे पेपर में क्या पूछे, फिर आपका हर एक का अपना अपना नाम पूछ ले वो पेपर में, तब ये आसान हो सकता है आपका नाम पूछे, वरना इससे आसान तो नहीं हो सकता भाई। 10 नंबर सिर्फ इतनी सी बात पे दे, इतनी सी बात पे जिसको पाइथागोरियन थ्योरम पता है ज्योमेट्री का, 10 नंबर उसको देते। बात समझियो। तो अब आपको ये याद होना चाहिए, जब भी राइट ट्रायंगल की बात करें, हम आगे जाके डायरेक्शन वाले सवाल करेंगे, उसमें से MCQ जब पूछे तो वो हम इसके ऊपर ये अप्लाई करेंगे। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज वो भी लिख लो आप इसमें, आप इसमें एरिया भी लिख लें, ये भी पता हो, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, हम राइट ट्रायंगल पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ये होता है 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड, 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड, 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। लिख लिए जी, ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। अच्छा पहले जरा सिर्फ एरिया की बात करो, सिर्फ एरिया क्या होता है? सिर्फ एरिया तो होता है मैथ में, सिर्फ एरिया क्या है जी? एरिया तो होता है मैथ में लेंथ इंटू विड्थ। मसलन ये एक फिगर है, मैं कहता हूँ इसका एरिया, तो एरिया इसका लिखेंगे आप लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। मैथ में दो लेंथ्स को प्रोडक्ट करो तो एरिया बन जाते हैं, एरिया मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, sorry, length multiplied by width, that is area of any
एनी ज्योमेट्रिकल फिगर इन जनरल, एरिया ये होता है। एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता है जी, एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता है। ठीक है। अब जरा इधर देखिएगा बोर्ड पे, ये जनरल एरिया यही होता है जी, एरिया लेंथ इंटू विड्थ। मैं इसको ऐसे यूं काटू ना, यूं ऑफ करूं, तो ये राइट ट्रायंगल नहीं बन गई? देखो जरा, ये ऑफ किए, यहाँ से नीचे राइट ट्रायंगल है, लाइक दिस है। इधर हाथ रखूं, ऊपर क्या है? राइट ट्रायंगल है। तो ऑफ किए तो राइट ट्रायंगल बनी है ना। ऑफ करने का मतलब तो डिवाइडेड बाय टू होता है फिर। तो एरिया इज 1/2, ये डिवाइड बाय टू को बाहर निकाल लो, 1/2 लेंथ इंटू विड्थ, 1/2 लेंथ इंटू विड्थ, ये एरिया इज 1/2 लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ को आप कह लेना, इसी को आप लेंथ को बेस कह लो। विड्थ भी तो एक लेंथ ही होती है, अल्टीट्यूड कह लो, अल्टीट्यूड बुलंदी, बुलंदी वो भी तो एक लेंथ ही होती है ना भाई। तो कहने का मतलब है बेस इंटू अल्टीट्यूड, ये दो लेंथ है ना, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, दो लेंथ का प्रोडक्ट है। साथ 1/2 का फैक्टर क्यों आया है, वो इस वजह से। ये अब आपको ये जुबानी याद होना चाहिए। एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। याद रहेगा? तो ये हम राइट ट्राइंगल पे बात कर रहे थे। एक और अगली टाइप लिखी थी, दैट इज ओब्लिक ट्राइंगल। ओब्लिक, ओब्लिक ट्राइंगल, ये एक जनरल टाइप है जो राइट ट्राइंगल को बाकी तमाम ट्राइंगल्स के साथ डिस्टिंग्विश करती है। अल्टीट्यूड का मतलब मैंने बताया है बीनश, आपने सुना नहीं है। बुलंदी, हाइट लेंथ है। राइट ट्राइंगल के लिए पाइथागोरियन थ्योरम हमेशा राइट ट्राइंगल के लिए सिर्फ। नेक्स्ट लिखो जी, ओब्लिक ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल अदर देन राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल के अलावा कोई भी ट्राइंगल, उसको हम कहते हैं ओब्लिक। राइट ट्राइंगल के अलावा कोई भी ट्राइंगल, उसको हम कहते हैं ओब्लिक ट्राइंगल। तो मैंने लिखा है ओब्लिक ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल अदर देन राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल के अलावा कोई भी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल, उसको हम कहते हैं ये ओब्लिक है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये बना देता हूँ जी, ये कोई ट्राइंगल है जी, ए बी सी लिख दिया, लेकिन ये 90 के एंगल पे नहीं है, 90 इधर होता ना, 90 अगर होता तो यहाँ होता, तो 90 के एंगल नहीं है। जिसमें 90 के एंगल ना हो, जिसमें 90 के एंगल ना हो, तो उसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं ओब्लिक ट्राइंगल। यानी ये एक ऐसी जनरल टाइप है जो राइट ट्राइंगल के साथ बाकी तमाम ट्राइंगल्स को डिस्टिंग्विश करती है।
राइट ट्रायंगल के साथ बाकी तमाम ट्रायंगल्स को डिस्टिंग्विश करती। ठीक हो गया जी। इसी तरह एक और लिखें, अगली टाइप आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस, a triangle having a triangle having two sides and two angles equal. A triangle having two sides and two angles equal. जिसमें दो साइडें दो एंगल्स बराबर हों। फॉर एग्जाम्पल ये देखें जी, ये दो साइडें बराबर हैं और ये दो एंगल्स बराबर हैं। ये मैंने बना दिए जी, ये आइसोसेलेस। ठीक हो गया जी। जिन दो साइडों को आप इक्वल कह रहे हो उनके ऊपर ऐसे इक्वलिटी का साइन लगा दिए। नेक्स्ट लिखो, फोर्थ वन टाइप क्या थी जी? फोर्थ वन टाइप क्या थी? दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल क्या है जी? अ ट्रायंगल having all the sides and angles equal। सारी साइडें और सारे एंगल्स बराबर। जब आप कहते हो हर एंगल इक्वल, अंडरस्टूड हर एंगल 60 डिग्री को, अंडरस्टूड हर एंगल 60 डिग्री का होगा। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल द साइड्स एंड एंगल्स इक्वल, सारी साइडें सारे एंगल्स इक्वल हो जब, सारी साइडें सारे एंगल्स इक्वल हो जब। लिख लिए जी। और जब मैं कहता हूँ एंगल्स इक्वल हैं, अंडरस्टूड आर एंगल 60 डिग्री का, कैसे अंडरस्टूड है ये? छोटी क्लास में आप एक थ्योरम पढ़ते थे, आप कहते थे कि एंगल इन सम ऑफ ऑल द एंगल्स इनसाइड द ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो वो एक ही सूरत में हो सकता है, 60 प्लस 60 प्लस 60, 3 दफा 60 जमा करो 180 बनता है ना। इसलिए कह रहा हूं, जब हम ये बात कहते हैं
कि ऑल द एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल, इसका मतलब यही होगा हर एंगल 60 डिग्री है, क्योंकि 3 दफा 60 को जमा करो तो 180 बनता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किस तरह का? ये तीनों साइड है बराबर, हर एक एंगल 60 डिग्री का, ये तो इसको मैं बोल रहा हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल। निम्रा, अगर तीनों 90 90 के हों, 90 90 के तीनों आपने बनाने, हम कह रहे हैं ट्राई एंगल में एंगल का सम 180 होता है तीनों एंगल्स का, आप 390 के रख रही हैं, तो भाई 290 के नहीं हो सकते तो तीन किधर से होंगे? 290 के रखो 180 बन जाता है, तो तीसरा क्या रखोगे? बोल रहे हो खुद के ट्राई एंगल, तीन एंगल। ठीक है जी। एक और लिखें जी, फिफ्थ वन, फिफ्थ वन एक और लिखें। आप लिख लें स्केलीन ट्रायंगल, स्केलीन ट्रायंगल। आइसोसेलेस और इक्विलेटर में क्या डिफरेंस है? अभी आपको आइसोसेलेस मैंने बताई है जिसमें दो साइडें बराबर होती हैं, और इक्विलेटरल में तीनों साइडें बराबर हैं, तो डिफरेंस नहीं समझ आया आपको? अभी क्या बताया है? आइसोसेलेस उसमें दो साइडें बराबर हैं, इक्विलेटर में तीन साइडें बराबर हैं, तो फर्क नहीं है। नेक्स्ट लिखो, स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल का उल्टा है, आप इसको यूं कह लें, एनी ट्रायंगल हैविंग all the sides and angles equal, a triangle having all the sides and angles equal, सारी साइडें सारे एंगल्स इक्वल हों। A triangle having all the sides and angles अनइक्वल जी, मैंने इक्वल लिख दिया, अनइक्वल है, सारी साइडें बराबर हों तो वो तो हम पढ़ा है ना, इक्विलेटरल है। अनइक्वल, एनी ट्राइंगल हैविंग ऑल द साइड्स एंड एंगल्स अनइक्वल, ये इक्विलेटरल का उल्टा है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल का उल्टा है, स्केलीन इक्विलेटरल का उल्टा है जी। ठीक है। अब इसकी भी आप नालन ज्योमेट्री किस तरह की बनेगी? फॉर एग्जांपल,
मैं ये बना देता हूँ जी। ये बड़ी साइड उससे छोटी, उससे छोटी, बस देखने में अनइक्वल लगे, देखने में अनइक्वल लगे। 90 के अलावा जो भी ट्रायंगल है वो ओब्लिक होती है, जो भी ट्रायंगल है। ठीक हो गया जी। और इसी तरह लिख लें एक और एक्यूट, वो मैंने पहले ही आपको एंगल्स में ही पढ़ाया हुआ है जी। एक्यूट ट्रायंगल लिखें। डिफरेंस बिटवीन स्केलीन एंड ओब्लिक। मैं अभी कह रहा हूँ कि आर वो ट्रायंगल जो 90 के एंगल नहीं रखती तो वो ओब्लिक है, तो ये भी फिर ओब्लिक हुई ना, कि नहीं है? आर ओब्लिक 90 डिग्री राइट ट्रायंगल को बाकी तमाम ट्रायंगल्स के साथ डिस्टिंग्विश करती है। नेक्स्ट लिखें जी। नेक्स्ट लिखो, एक्यूट ट्रायंगल मैंने क्या है, अ ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल द एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल से निकला हुआ है, एक्यूट एंगल हमने पहले पढ़ा जी कल ही। वो जो पहले हमने, वो जो पहले हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई थी ना, क्या वो एक्यूट कहला सकती है? पहली पहले वाली डायग्राम देखो, इक्विलेटरल, वो एक्यूट कहला सकती है? क्योंकि सारे 60 के एंगल हैं, 60 के एंगल लेस देन 90 है ना, तो एक्यूट कहलाए ना। इसका मतलब है आर इक्विलेटरल एक्यूट होती है फिर, आर इक्विलेटरल एक्यूट होती है फिर। लेकिन आर एक एक्यूट इक्विलेटरल नहीं हो सकती, आर एक एक्यूट इक्विलेटरल नहीं हो सकती, क्योंकि क्योंकि हमने ये कहा था कि एक्यूट में सारे एंगल्स लेस देन 90 हो, इक्वल इक्वल होने की कंडीशन ही रखी। इक्विलेटरल में हमने कहा था कि सारे एंगल्स इक्वल भी हैं, तो वही बना लें आप, इक्विलेटरल बना सकते हो, उसी को एक्यूट भी कह लो। और दूसरा लिखो, उससे आगे क्या है जी, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ये भी लिखवाई थी ना, वो भी ऑब्ट्यूज एंगल से हमने पढ़ा हुआ है, ऑब्ट्यूज एंगल तो लिख लो, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होती है? अ ट्रायंगल हैविंग वन एंगल
A triangle having one angle greater than 90. A triangle having one angle greater than 90 डिग्री। हाँ जी, आवाज आ रही है सब लोगों को? ओके, तो मैंने कहा है अ ट्राइंगल हैविंग वन एंगल ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90, दैट इज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। मसलन यही वाली बना लो, देखो 90 से बड़ा है ना ये, 90 तो इधर बनता ना अगर होता तो ये, तो 90 से बड़ा, ये बड़ा एंगल है ना ये, तो ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहला सकती है ना। ठीक है जी, चलें जी, ये हम ट्राइंगल्स पे बात कर रहे थे। अब आप लिख लें ज्योमेट्रिकल शेप्स, बेसिक ज्योमेट्री की शेप्स भी पता हूँ आपको, ज्योमेट्रिकल शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स। इसमें आप कॉमन कॉमन मसलन आप सबसे पहले लिख लेना रेक्टेंगल का पता हो आपको, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इस तरह की फिगर होती है ना, ये इसको नाम दे देते हैं कुछ, ए बी सी डी नाम दे दें कुछ, ये रेक्टेंगल है ना, क्या मतलब है, ये अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए ये, और ये वाली दो अपोजिट इक्वल और पैरेलल। जैसे आपका व्हाइट बोर्ड है इस वक्त, देखो व्हाइट बोर्ड है, देखो जरा, यार ये जरा चेक करो अबीर, स्क्रीन फिर खराब है। सर स्क्रीन ब्लैक आ रही है मेरे पास, नथिंग इज विजिबल। यार इस तरह करो, बस क्लास ऑफ कर लो, ये इस तरह मैं नहीं पढ़ा सकता, तंग हो रहा हूँ। तो मैं दोबारा ज्वाइन करूँ या आप कैमरा ऑफ? आपकी तो सर स्क्रीन ही बिल्कुल ही ब्लैक आ रही है, जैसे आपकी स्क्रीन के आगे कुछ चीज आ गई हो। यार मुझे तो ये सही शो हो रही है इधर स्क्रीन पे, पता नहीं क्यों। सर अब कल कर लेते हैं, आप बताएं। अभी देखें जरा, सब कुछ नजर नहीं आ रहा है। या मैं एक दफा फिर ज्वाइन करूं इसको, सर आप रीज्वाइन करके देखें। रीज्वाइन करूं। जी जी सर। Recording stopped. ये जो कल कर लेते वाले हैं ना, वो सारों ने दफ्तर जाना है, कल कर लेते हैं, छुट्टी नहीं मिलती है। सीएसएस के एग्जाम्स है, कोई मजाक है? पूछना जरा अम्मी अब्बू से, अम्मी अब्बू हम छुट्टी करना चाह रहे हैं सीएसएस के एग्जाम में, बताएंगे वो तुम लोगों को? जी कंटिन्यू करेंगे, सब वापस आते हैं, मैं उन्हें दोबारा ऐड करती हूँ। नींद आ रही है? सो जाया करो ना दोपहर के अंदर, इतना बड़ा दिन है, कुछ 4 घंटे सो जाया करो।
आज पूरी रात सोचो, रावलपिंडी 30 वालों का 2:30 बजे क्लासेस दे रहे हैं, मुझे तो उनके ऊपर अफसोस हो रहा है, 2:30 से 12 बजे तक। हिम्मत है भाई आप लोगों की। सर आए नहीं, मुझे लगता है सर चले गए हैं। देखते हैं, आ जाएंगे आ जाएंगे। ऑडिट कल ऑडिट है हमारा। असदुल्ला कोई बात नहीं, खैर है। नहीं अभी कोई इरादे नहीं है मेरे। वाह। अभी ये बाजी, हाय अल्लाह, ये किसने कह दिया मुझे। खैर चलो इग्नोर। बन जाते हैं हम आपकी बाजी। मैम क्विज कब तक रहेगा? क्विज कल 9 से 12:30 बजे है। एलएमएस पे नहीं देना, मैं लिंक शेयर कर रही हूँ। लिंक शेयर कर रही हूँ मैं, रावलपिंडी वालों को, इस्लामाबाद वालों को भी लिंक मिल जाएगा, लाहौर वालों को भी मिल जाएगा, उनके कोऑर्डिनेटर्स दे देंगे। आप लोगों ने उनसे राब्ते में रहना है। लिंक 8 बजे, 7:30 8 बजे तक मिल जाएगा। जिनके पास मेरे नंबर है उनको तो मिल जाएगा, मेरे रावलपिंडी वालों को तो मिल जाएगा, आप बाकियों को भी मिल जाएगा, ना फिक्र करो। जी सात चौधरी क्या कहना चाह रहे हैं? ऑफिस होते हो कोई बात नहीं, खैर ऑफिस के अंदर ही बैठ के छुप छुप के एक एक एमसीक्यू मार्क करते रहना, 3 साढ़े 3 घंटे होते हैं। नहीं सर नहीं आए हैं। मॉक ऑन कैंपस अलाउ है, जाके दे आओ। स्टार्ट में बोला तो आज भी तो हुआ है। जिन किन कि आप लोगों को कल के क्विज का लिंक नहीं मिला, स्टूडेंट्स ने तो सॉल्व किया, वो कह रहे थे कि ये सवाल गलत है, वो सवाल गलत है, नखरे करते हैं बाद में। लीव करने का नहीं, नहीं क्लास नहीं लीव करनी, सर आ रहे हैं। वो अपना इंटरनेट चेक कर रहे हैं। होना है होना है होना, आज नहीं होना है, कल होना है, कल भेजूंगी। तो जिनको लिंक नहीं मिला, बस वो बस जो गुजर गया वो गुजर गया। प्रमोट पैनलिस्ट। सर आ गया, चुप करो। क्विज नहीं मिला, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। अब जो गुजर गया मैं उसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। यस सर, चेक करिएगा। जी सर, आपका कैमरा आ गया वापस। मुझे सब दिखाई दे रहा है माँ। ये लीजिए सर, क्लास आपके हवाले करती हूँ मैं, ये बहुत बोलते हैं स्टूडेंट्स। हाँ ये अभी देखो जरा अबीर। सर मेरी साइड क्लियर है। ख्वाजा अपना इंटरनेट ठीक करो, मेरी साइड पे बिल्कुल क्लियर है। अच्छा जी, चलें ठीक हो गया। अब मैक्सिमम क्लास कह रही है जी क्लियर Recording है। in progress. चलें, तो हम बात कर रहे थे ज्योमेट्रिकल शेप्स पे। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स में पहले मैंने लिखा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल मैंने कहा इस तरह की फिगर है, ये देखें। अपोजिट साइड है, इक्वल भी है पैरेलल में, ये साइड और वो सामने वाली साइड, ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं पैरेलल भी हैं। तो ये रेक्टेंगल इस तरह की फिगर है। इसमें आपसे पूछ सकता है, एरिया पूछ सकता है जी ज्यादा से ज्यादा। तो एरिया लिख लें, लेंथ इंटू विड्थ होता है ना। लेंथ आपको दी गई हो, विड्थ दी गई हो, आपको कहे जी रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, तो आप फौरन निकाल लेंगे जी। ठीक है जी। इसी तरह एक और चीज लिख लें आप, पेरीमीटर। पी से जाहिर कर लो। तो पेरीमीटर ये बाउंड्री को कहते हैं जी। मसलन ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है और ये डी साइड। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मतलब आपको
ये चार साइडें दी गई हो ना, बाउंड्री को कहते हैं पेरीमीटर। ये इस फिगर एक्सेप्ट सर्कल, सर्कल को नहीं, सर्कल के अलावा ये जो बाउंड्री लेंथ है ना, दिस बाउंड्री लेंथ इज कॉल्ड पेरीमीटर। पेरीमीटर एरिया नहीं होता भाई, पेरीमीटर लेंथ होती है। एरिया सरफेस को कहते हैं, पेरीमीटर एक लेंथ को कहते हैं। ये बाउंड्री लेंथ है सिर्फ। अच्छा, मतलब ये बाकी भी फिगर्स की हो सकती है। मसलन मैं आपको ये कह देता हूँ, ये देखो, ये मसलन मेरे पास ये है जी, ये पेंटागन है, ये कोई पेंटागन है। मैं कहता हूँ जी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, हर साइड इसकी 5 सेंटीमीटर। आपको के पेरीमीटर निकाल दो, सारी साइडें जमा कर लेना, तो क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर पूरी बाउंड्री की लेंथ जमा करना, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है। समझ गए जी। इसी तरह स्केयर भी लिख लें, स्केयर, स्केयर, इसका भी पता हो। स्केयर भी इसी तरह की फिगर है, लेकिन चारों साइडें इक्वल होती हैं इसमें। ये ए बी सी डी। ये सारी साइडों को जमा कर लें, इसमें पेरीमीटर निकालना चाहें तो ऐसे ही निकालो। आपको क्या पेरीमीटर निकालो, ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है, ये डी साइड। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, पेरीमीटर इसका भी यही हो जाएगा। ठीक है। तो चूंकि इसमें हमें पता है एज ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, चारों साइडें बराबर है ना, तो आप पेरीमीटर यूं भी लिख सकते हो, ए बी की जगह भी ए, सी की जगह भी ए, डी की जगह भी ए, क्योंकि चारों साइडें बराबर है ना। तो आप इसको लिख लें, 4 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा ना। व्हाट इज ए? ए इज लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर, वन साइड ऑफ स्क्वायर। यानी एक साइड अगर आपको दे दी जाए, स्क्वायर की एक साइड अगर आपको दे दी जाए, आपको कहे इसका आप पेरीमीटर निकाल लो, तो पेरीमीटर आप निकालोगे 4 टाइम्स ऑफ दैट लेंथ। ठीक है जी। समझ गए। तो पहले हमने रेक्टेंगल की बात की थी, तो मैंने बना के बताई फिगर आपको, रेक्टेंगल किस तरह की शक्ल होती है। फिर आप स्क्वायर की बात की। स्क्वायर में क्या, चारों साइडें बराबर हैं, उधर दो साइडें बराबर थी अपोजिट वाली, तो इधर चारों साइडें बराबर हैं। तो एरिया इसका भी यही हो जाएगा। एरिया होता ही ज्योमेट्री में ये है ना, लेंथ इंटू वेड्थ। वही लेंथ दियो वेड्थ दियो, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, एरिया आ जाएगा। ये मैथ में हमेशा एरिया होता ही ये दो लेंस का प्रोडक्ट। अगर तीन लेंस का प्रोडक्ट करोगे तो वॉल्यूम बन जाएगा है। तीन लेंस का प्रोडक्ट करो ना मैथ में, वो वॉल्यूम होता है। दो लेंस का प्रोडक्ट एरिया होता है।
ठीक है जी। ट्राइंगल टू डायमेंशनल फिगर है भाई, टू डायमेंशनल चीजों का वॉल्यूम नहीं होता। नेक्स्ट लिखो। एक और लिख लें जी, सर्कल। सर्कल के बारे में भी लिख लो जरा, सर्कल के बारे में भी लिख लो। ये भी कॉमन फिगर है ना। सर्कल किस तरह की चीज है जी? ये सर्कल होता है ना, यानी सेंटर से इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो सर्कल बन जाता है। ज्वाइनिंग ऑफ मैक्सिमम इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर, ज्वाइनिंग ऑफ इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर, ज्वाइनिंग ऑफ इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर, ज्वाइनिंग ऑफ इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर, उसको हम नाम देते हैं सर्कल है ये। ठीक हो गया। अब सर्कल में इंपॉर्टेंट चीज जी, डायामीटर। डायामीटर, डायामीटर ये होता है जी, वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से गुजरे और सर्कल को ऑफ करे, उसको हम डायामीटर कहते हैं। मसलन ये चीज इस वक्त डायामीटर ए बी साइड जो है ना, मैं इसको कहूंगा ये डायामीटर है, ये ए बी इज डायामीटर। ए से बी तक, ए बी लाइन, ये डायामीटर है, क्योंकि वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से गुजरे और सर्कल को ऑफ करे, दैट इज डायमीटर। ये भी कह सकते हो, ये एक और लाइन सेंटर से गुजरे, ये सी डी, ये लाइन सी डी लाइन, ये भी डायमीटर ही है, क्योंकि देखो ना सर्कल को आधा कर रही है, ये भी सर्कल को आधा कर रही है, ये भी डायमीटर है। ठीक है। इसी तरह रेडियस एक और इंपॉर्टेंट चीज है, D/2 लिखें रेडियस। रेडियस दैट इज हाफ ऑफ डायमीटर। यानी मैं अगर डायग्राम में शो करूं तो ये रेडियस होगा, दिस इज द रेडियस। ये जो रेड कलर में डायमीटर का हाफ सेंटर से बाहर था, ये रेडियस कहलाता है। ठीक है जी। इसी तरह एक और लिखें, एरिया भी लिख लें, एरिया ऑफ सर्कल ये होता है जी पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। एरिया इज पाई आर स्क्वायर, यानी रेडियस आपको दिया गया हो, रेडियस आपको दिया गया हो,
तो आपको के एरिया निकालो तो आप लिखेंगे रेडियस का स्क्वायर करना, रेडियस का स्क्वायर करना और साथ पाई कांस्टेंट है, साथ ज़रब दे दो तो एरिया आ जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज सरकमफेरेंस, सर्कल से रिलेटेड है जी। सरकमफेरेंस ये होता है 2 पाई आर। व्हाट इज सरकमफेरेंस? ये जो पूरी बाउंड्री है, देखिए बाकी फिगर्स के लिए हमने पेरीमीटर कहा था, सर्कल के लिए पेरीमीटर नहीं होता, सर्कल के लिए पेरीमीटर नहीं होता, सर्कल के लिए ये सरकमफेरेंस होता है। तो 2 पाई आर इज सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी इसके लिए भी आपको रेडियस ही चाहिए, इसके लिए भी आपको रेडियस ही चाहिए। ठीक हो गया जी। आपको सरकमफेरेंस दे दे, कह दे रेडियस निकाल लो, सरकमफेरेंस की जगह वैल्यू पुट करना, 2 पाई ला के डिवाइड करना, रेडियस आ जाएगा। यानी एरिया पूछे सर्कल का, सरकमफेरेंस पूछे सर्कल का, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको रेडियस पता होना चाहिए। इसका मतलब फिर आपको रेडियस देना चाहिए उसको, आपको रेडियस दे आप एरिया भी निकाल सकते हो, रेडियस दे सरकमफेरेंस भी निकाल सकते हो। ठीक हो गया जी। इसी तरह सफियर, एक और फिगर लिख लें जी, सफियर ये भी कॉमन चीज है, इसका भी पता हो। सफियर भी लिख लें जी। सफियर क्या होता है? इट्स अ सर्कल इन 3 डायमेंशंस। Sphere is a circle in 3 dimensions. Sphere is a circle in 3 dimensions. सर्कल 2 डायमेंशनल होता है जी, स्फीयर 3 डायमेंशनल, लाइक अ फुटबॉल। लाइक अ फुटबॉल। तो आप लिख लें जी, स्फीयर के लिए वॉल्यूम पूछ सकता है आपसे। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज 4/3 पाई r क्यूब, ये कह रहा हूँ। यानी इसमें भी रेडियस दिया हुआ हो, आपको रेडियस की जगह वैल्यू पुट करो, पाई कांस्टेंट है एज इट इज, 4/3 साथ मल्टीप्लाई, ये डेरिवेशन में आता है ना, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है जी। चलें जी, ये मेन मेन मैंने चीजें आपको बता दी जी। इसी तरह मैंने ट्राइंगल जो अब आपको पढ़ाया है ना, ट्राइंगल, उसका एरिया बता दिया है। राइट ट्राइंगल का एरिया जनरल मैथ में आता है, ये हम कह रहे थे ना।
तो इस तरह ये ट्राइंगल इस तरह की फिगर थी ना। ये जो तीन साइडें हैं ना, इनको हम खास नाम भी देते होते हैं, वर्टिसेस। ये वर्टिसेस हैं। ये जो तीन पॉइंट्स है ना, तीन कार्नर्स हैं ट्राइंगल के, ये वर्टिसेस कहलाते हैं ना। ट्राइंगल तीन हम कह रहे थे ना एंगल्स, तो हर एक एंगल एक कार्नर में है ना इधर। ये तीन इसके कार्नर वर्टिसेस कहते हैं। भाई फुटबॉल सर्कल होता है, लेकिन बीच में स्पेस इन्वॉल्व है ना, तीन डायमेंशंस, तीन मेजरमेंट्स हैं। फुटबॉल, ग्लोब, तीन डायमेंशंस इन्वॉल्व है, बीच में स्पेस इन्वॉल्व है। आप नॉर्मल बात करते हैं जब सर्कल की, सर्कल पेज के ऊपर ड्रा करें, वो टू डायमेंशन वाला है, पेज टू डायमेंशन। ठीक है जी। चलें जी, एक और लिख लें, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। उससे रिलेटेड भी एमसीक्यू आए तो आप कर सकें थे। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इसमें बस एक चीज सीखने वाली है जी। ट्रिक एक ही ट्रिक है, सारे एज वाले सारे सवालों पे यही लगाएंगे। एज वाले सारे सवालों पे यही लगाएंगे। मैं एक सैंपल लेके ना वो ट्रिक उसके ऊपर आपको समझा देता हूँ। लिखें जी, एक स्टेटमेंट है। 5 years ago, age of father was thrice. एज ऑफ फादर, समझिएगा भाई, ये एक सैंपल पर समझ लें, हमेशा यही ट्रिक लगती है वाले सवालों। 5 years ago, एज ऑफ फादर was thrice, was thrice the age of his son, the age of his son. If son is 30 years old now, if son is 30 years old now, what is current age of the father? What is the current age of father? ऑप्शंस आपको दिए गए। ऑप्शन नंबर ए है 65 years, ऑप्शन नंबर बी है 70 years, ऑप्शन सी है 75 years और ऑप्शन डी है 80 years। लिख लो जी पहले। फिर इसके ऊपर मैं जनरल ट्रिक बता देता हूँ, सारे एज वाले सवालों पे यही लगानी है आपने हमेशा ही। पहले समझ लें जी, बोर्ड पे देखें जरा, बोर्ड पे देखें। एज वाला सवाल जब भी आए, आपने तीन कॉलम्स बना लेने। मैं अभी ऐसे एक एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा, मैं एक सवाल की बात नहीं कर रहा, जनरल समझो पहले। जब भी एज वाला सवाल आए, एक यही काम करना आपने, यही ट्रिक लगा। ठीक है। तो ट्रिक क्या है जी, आपके पास आप तीन कॉलम्स बना लेंगे हमेशा। प्रेजेंट एज, पास्ट एज, फ्यूचर एज। प्रेजेंट एज, पास्ट एज, फ्यूचर एज, तीन कॉलम्स बना लिया करो।
3 कॉलम्स बना लिया करो जब भी एज वाला सवाल आए, जब भी एज वाला सवाल आए 3 कॉलम्स बना लिए। इन तीनों में से कोई एक एज आपसे पूछेगा, बाकी आपको देगा वो। कोई एक ही पूछेगा, या प्रेजेंट पूछ लेता है, या पास्ट पूछ लेता है, या फ्यूचर पूछ लेता है। या प्रेजेंट पूछ लेता है, या पास्ट पूछ लेता है, या फ्यूचर पूछ लेता है। ठीक है। मसलन इस सवाल में उसने कहा है जी करंट एज ऑफ फादर। करंट एज क्या है? प्रेजेंट है ना, तो मतलब प्रेजेंट का पूछ रहे हैं। तो लिख लेते हैं जी प्रेजेंट एज हमसे पूछ रहा है, जो जो हमसे पूछ रहा है इसका मतलब अननोन है ना। तो जब मैथ में कोई चीज अननोन होती है क्या करते होते हैं? सपोज करते हैं कि लेट इट बी एक्स। तो लेट प्रेजेंट एज फादर की नहीं पता तो एक्स। इसी तरह सन की भी लिख लो, सन की प्रेजेंट एज वाई कह दें जी। वैसे सन की उसने दे दी है खुद, तो आप उसकी जगह 30 भी लिख सकते हैं ये। ठीक है जी। पास्ट एज 5 years एगो, क्लियर पता चल रहा है पास्ट एज है। सवाल में वाजे पता चलेगा पास्ट। पास्ट एज देखें, कहता है 5 years एगो, 5 साल पहले। तो ये पास्ट एज हुई ना, ये पास्ट एज हुई ना भाई। तो 5 years एगो से पता चलता है पास्ट एज। तो फादर की पास्ट एज लिखो सर। मौजूदा एज उसकी एक्स है, तो x-5, 5 साल पहले, x-5 है। इसकी मिसाल में आपको इस तरह दूं ना, ये मेरे सामने आकनवाज आ रहा है जी। मैं कहता हूँ जी आकनवाज, लेट से अभी आपकी उम्र जो है ना, अभी आपकी उम्र मैं कह देता हूँ लेट से 28 साल है। तो मैं पूछूं जी आकनवाज आपकी उम्र 3 साल पहले कितनी थी? तो आकनवाज बताएगा 25 साल। किस तरह 25 बता रहा है? 28 में से 3 निकालें तो 25 पे पहुंचे। ये मैं बात कह रहा हूँ। यानी जब भी पास्ट एज की बात होगी, जितने साल पहले का पूछो उतने साल निकालने पड़ते हैं, उतने साल निकालने पड़ते हैं। ठीक है। तो अब मसलन ये 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, 5 years एगो। मौजूदा एक्स है तो 5 year एगो क्या होगी? x-5। इसी तरह सन की मौजूदा वाई है 5 years, 5 years एगो क्या होगी? y-5। ठीक है। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, वाई की जगह 30 है ना, 30-5 मतलब 25 थी 5 साल पहले। फ्यूचर इधर यूज ही नहीं हुई जी। मतलब किसी सवाल में फ्यूचर भी यूज हो जाएगी, लेकिन इधर इस सवाल में सिर्फ दो यूज हुई। तो फ्यूचर लिखने का तरीका वैसे बता देता हूँ मैं। फ्यूचर एज लिखने का तरीका बता देता हूँ। लिखने का तरीका ये होता है, जितने साल बाद पूछे उतने साल जमा कर। जितने साल बाद आपसे पूछे ना कि 3 साल बाद, तो मौजूदा एज में 3 साल जमा कर देना। मसलन मैं कह रहा था अकनवाज की अभी उम्र 28 साल है, मैं उससे पूछूं 3 साल बाद क्या होगी? कहेगा सर 31 साल। कैसे 31? 28 में 3 जमा किए। तो फ्यूचर एज हमेशा जमा की जाती है। फ्यूचर एज हमेशा जमा की जाती है, इधर इस्तेमाल नहीं हुई लेकिन वैसे करें। अब आप अपना सवाल हल करें, देखने जरा। 5 years एगो एज ऑफ फादर, देखना इधर। 5 year एगो एज ऑफ फादर मतलब पास्ट एज ऑफ फादर कह रहे हो ये। तो x-5, दैट वाज का मतलब दैट वाज इक्वल टू थ्राइस। थ्राइस का मतलब 3 गुना एज ऑफ ए सन। उस वक्त उसके सन की एज, पास्ट वाली एज, पास्ट वाली एज सन की पास्ट वाली एज क्या है जी? 25 साल। तो ये लिख दिया। ठीक है। तो हमें उसने कहा है कि आप करो क्या, इफ व्हाट इज द करंट एज ऑफ फादर। तो करंट एज हमने एक्स का हुआ था ना, प्रेजेंट एज करंट एज एक्स का हुआ था, तो यहाँ से आप एक्स सेपरेट कर लो ना। तो x-5 इज इक्वल टू 75। तो x इज इक्वल टू 75 प्लस 5, 80 हो जाएगा ना। तो आप इसको डी को टेक कर लेंगे जी, डी को टेक कर लें। बिल्कुल जी, प्रेजेंट एज 30 है ना, 5 साल पहले सन की एज क्या होगी? प्रेजेंट 30 है तो 5 साल पहले क्या होगी? तो 25 हो जाएगी ना। ठीक है। तो मैंने ये कहा है एजेस वाले सवाल जब भी आए, एजेस वाले सवाल जब भी आए, आपने 3 कॉलम्स बनाने हैं। आपने 3 कॉलम्स
बनाने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, एन में से कोई एक एज आपसे मालूम करवाएगा, कोई एक। इसका मतलब जो आपसे मालूम करवा रहा है वो अननाउन है, तो अननाउन को तो हम एक्स वाई लेट करते होते हैं, तो लेट कर लिया जी। अब मैंने पास्ट और फ्यूचर एज लिखने का तरीका बताया, पास्ट एज और फ्यूचर एज लिखने का तरीका बताया। तो पास्ट एज जितने साल पहले पूछ के उतने साल निकाल देते, जितने साल पहले के उतने साल निकाल देते। मसलन कह रहा था 5 साल पहले, 5 years ago, इसका मतलब है x-5, मौजूदा में से 5 साल माइनस की। इसी तरह सन की भी मौजूदा एज 30 थी, तो 5 साल पहले 30-5। ठीक है। फ्यूचर एज के लिए हमेशा एजेस जमा की जाती हैं, इस सवाल में नहीं यूज हुई लेकिन किसी सवाल में यूज हो भी सकती है जी फ्यूचर। तो जितने साल मौजूदा में जमा करने हैं, तो आपने 3 साल बाद के तो मौजूदा एज में 3 साल जमा कर देना, 5 साल के मौजूद 5 साल बाद के तो मौजूदा एज में 5 साल जमा कर देना। ठीक है। तो यही फिर ये लिखने के बाद फिर सवाल पढ़ना है आपने। अब दे सवाल पढ़ो, कहता है 5 years ago, मतलब पास्ट एज कह रहे हैं ना, एज ऑफ फादर, मतलब पास्ट एज ऑफ फादर, पास्ट एज ये पड़ी हुई है ना फादर की, तो इसकी बात कर रहे थे आप, x-5, दैट वाज इक्वल टू थ्राइस द एज ऑफ ए सन, दैट वाज इक्वल टू थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 गुना, ये ना, थ्राइस 3 गुना एज ऑफ ए सन। उस वक्त पास्ट में सन की एज क्या थी, सन की पास्ट एज क्या थी, 25। तो थ्राइस मतलब 3 गुना, ये सवाल में कह रहे हैं वाज इक्वल टू थ्राइस, 3 गुना द एज ऑफ ए सन, तो सन की एज उस वक्त 25 साल थी। तो ये, तो यहाँ से एक्स सेपरेट कर लिए बस, -5 से दूसरी तरफ जाके प्लस कर दी। तो प्रेजेंट नहीं दी हुई थी ना इधर, फादर की प्रेजेंट एज नहीं दी हुई थी, तो तभी निकालिए। एक सवाल और कर लो, कोई फ्यूचर भी मैं इस्तेमाल करा देता हूँ जरा, फ्यूचर भी इस्तेमाल करा देता हूँ किसी, फ्यूचर एज भी लिख लो जी, फ्यूचर एज भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एक सवाल और लिख लो, एजेस में से ही करा रहा हूँ एक और जी। लिखें जी एक और एग्जांपल, फिर यही एज से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम फिर। एग्जांपल 2, एज वाले सवाल जी, बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा, आप लिख लें, चूंकि पहले वाले सवाल में फ्यूचर इस्तेमाल नहीं हुआ ना, तो इसमें फ्यूचर भी इस्तेमाल करा देता हूँ फिर। एज ऑफ अ मैन 7 years ago was 7 times, was 7 times
The age of his son. Father's age after 3 years. Father's age after 3 years will be 3 times. Will be 3 times the age of his son. Age of his son. Find their present ages. Find their present ages. Find their present ages. तो ऑप्शंस आपको दिए गए जी 40, 14, ऑप्शन बी 43, 17, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी 45, 15, ऑप्शन डी 45, 42, 12। ये ऑप्शंस दिए गए जी। चलें जी, अब बोर्ड पे देखना जरा भाई, ट्रिक समझ नहीं है सवाल को हल करने की। मैं इधर टाइम ज्यादा लगा रहा हूँ इसको, क्योंकि समझाने के लिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ चीजें। जब एक दफा चीज समझ आ जाती फिर विद इन नो टाइम सॉल्व होता है। देखना इधर, एज ऑफ अ मैन 7 years एगो, 7 साल पहले। ये तो पास्ट एज है ना, ये तो पास्ट एज है। वाज 7 times द एज ऑफ हिज सन। आगे कहता है फादर्स एज आफ्टर 3 years। आफ्टर 3 year का क्या मतलब है? ये तो फ्यूचर हुई ना फिर। देखें क्लियर पता चलता है। और वेल भी कह रहा है ना, वेल बी, वेल से पता चल रहा है फ्यूचर। फाइंड दियर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एजेस अब नहीं दी हुई है, प्रेजेंट एजेस अब नहीं दी हुई है, तो प्रेजेंट एजेस आपने मालूम करनी फिर। तो कॉलम्स बनाओ ना जरा, रफ में बनाओ, रफ में कॉलम्स बनाओ। क्या था जी? प्रेजेंट एज, फिर कहता था मैं पास्ट एज, फिर कहता था मैं फ्यूचर एज। ठीक है जी। प्रेजेंट एज हमें नहीं पता तो उसको लेट कर लें, फादर के लिए भी और सन के लिए भी, दोनों के लिए। फादर के लिए लेट इसको एक्स कहते हैं, सन के लिए लेट इसको वाई कह देते हैं। अब पास्ट एज लिखो, सवाल बाद में हल करेंगे, वो तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। पास्ट एज लिखो जरा। एज ऑफ मैन 7 years एगो, बताओ मैं क्या लिखूं? फादर की एज क्या बनेगी जी? 7 साल पहले कह रहा ना, मौजूदा एक्स है, तो 7 साल पहले एक्स माइनस 7। जितने साल पहले के उतने साल माइनस करते हैं, जितने साल बीत के उतने साल माइनस करते हैं। ठीक है। और सन के लिए भी मौजूदा एज उसकी वाई है, 7 साल पहले वाई माइनस 7। सन की भी लिख दी 7 साल पहले वाली। अब फ्यूचर एज लिख रहे हैं जी। फ्यूचर एज फादर की आफ्टर 3 year कह रहे हैं, तो फादर के लिए फ्यूचर एज लिखो। मौजूदा उसकी एक्स है, 3 साल बाद एक्स प्लस 3 होगी। मौजूदा एज सन की वाई है, 3 साल बाद वाई प्लस 3 होगी। तो देखें फ्यूचर एज भी लिख दी। ठीक है। ये मैंने ट्रिक लिखी सिर्फ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब जब ये लिख लिए, डायरेक्ट सवाल हल होता है फिर। अब सवाल पे अप्लाई कर लो जी। कैसे? सवाल पढ़ने जरा देखें। एज ऑफ अ मैन, मैन का मतलब फादर है ना यहाँ। एज ऑफ फादर 7 years एगो, मतलब पास्ट एज ऑफ फादर, इसकी बात कर रहे हो। ये है ना पास्ट एज ऑफ, मतलब एक्स माइनस एम, दैट वाज इक्वल टू 7 times द एज ऑफ हिज सन। दैट वाज इक्वल टू 7 times, 7 गुना, इस तरह लिखते ना, 7 times 7 गुना एज ऑफ ए सन। सन की एज उस वक्त क्या है? वाई माइनस 7 है ये, वाई माइनस 7। ठीक है जी। बस सिंपल मल्टीप्लाई करो इसको, एक्स माइनस 7
7y माइनस 49, ये 7 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई, एक्स और वाई को एक तरफ करो, ये प्लस का 7y इधर आके -7 इज इक्वल टू -49 प्लस 7, तो x इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू -42. से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है जी. इसी तरह दूसरी लाइन पढ़ो जी. फादर्स एज आफ्टर 3 year विल बी 3 times. फादर्स एज आफ्टर 3 years, क्या मतलब फ्यूचर एज ऑफ फादर ये, तो x प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू कितना, 3 times द एज ऑफ ए सन, ये 3 times एज ऑफ ए सन. उस वक्त फ्यूचर वाली एज सन की क्या है, y+3. तो बस इसको भी हल करो जी. x+3 इज इक्वल टू 3y+9, x-3y इज इक्वल टू 9-3, तो x-3y इज इक्वल टू 6 से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. दोनों इक्वेशंस बन गई हैं जी. अब मैं ट्रिक इरेज कर रहा हूँ, ठीक है. इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना कोई, अब ये छोटी क्लासों में भी यही करते थे ना, ऐसी इक्वेशंस जब आ जाती हैं तो इनको क्या करना होता है, या एक्स कटे या वाई कटे, हैं. दोनों इक्वेशंस आपके सामने हो, या इनमें से एक्स कटे या वाई कटे, कोई एक कटे दूसरे की वैल्यू आ जाती होती है. तो सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2 जी, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट करो. x-7y इज इक्वल टू -42, ये आ गया. और इधर x-3y इज इक्वल टू 6. सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं जी, ये नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए, ठीक है. ये तो -4y इज इक्वल टू -48, कट जाएगा तो y इज इक्वल टू 48/4, 4 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो ये 12 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 12 years. तो ये y सन को कहा हुआ था हमने, 12 साल का सन है. तो अब डायरेक्ट भी आप गैस कर सकते हो जी, 12 वाला ऑप्शन ये दिया हुआ था ना, तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी इसका. लेकिन आप एक्स भी निकाल लो, वाई आ गया, इसको पुट करो किसी एक इक्वेशन में. मैं इसको पुट कर देता हूँ जी 2 में, पुट इन 2. तो उसके बाद मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ 2 इम्प्लाइज x-3y की जगह 12 इज इक्वल टू 6, x-3 को 12 के साथ 36 इज इक्वल टू 6, तो 6 + 36 42 ईयर्स का. तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन डी जी. ठीक है जी. तो मैंने समझाने के लिए ज्यादा टाइम लगाया है जी. जब आपको एजेस लिखने का तरीका आता होगा तो डायरेक्ट आप उधर से पढ़ के सवाल तो डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते. ठीक है. तो लिख लोगे अब, एजेस वाले सवाल आए. उधर एमसीक्यूज में छोटे स्टेटमेंट्स वाले आते हैं, लेकिन इधर मैंने दोनों बता दिए ना, छोटी स्टेटमेंट्स वाला भी बड़ी स्टेटमेंट वाला भी. तरीकाकार आपको आए दोनों, जिस तरह मर्जी पूछे. ठीक है भाई. तो, तो अब आपका मीडियन मॉड रेंज वगैरह वो भी 48 किस तरह आया, दो रकमें माइनस क्यों तो जमा हो जाती है ना भाई, -42 -6.
दोनों रकमें माइनस की हों तो जमा हो जाती हैं, विद नेगेटिव साइन लिखा जाता है। आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं, किसी एक में भी आंसर आपका सेम हो। भाई इतने सवाल मैं नहीं कैटर कर सकता भाई, इधर को 100 सवाल इकट्ठा चल रहा है तो मैं कितनों को जवाब दूं, मैं तो एक ही हूं ना। सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ऐड भी, मकसद होता है कोई एक कटे, क्योंकि जब दोनों सेम है, दोनों सेम है जब, तो सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं जब सेम साइन हो, ताकि डिफरेंट साइन बने ना, प्लस माइनस का कटता है। चलें भाई बस कर लें, बाकी नेक्स्ट देखते हैं। कल भी मेरे साथ ही है क्लास आपकी, तो अब वो ये मीन मीडियन मार्ट वगैरह ये कराऊंगा और फिर सीरीज कराऊंगा नेक्स्ट, लॉजिकल की सीरीज, और देन कुछ एनालिटिकल के प्रॉब्लम्स करेंगे। ये अबीर, जी सर। यार इनको एमसीक्यूज देने हैं अभी टेस्ट के लिए। सर अभी एमसीक्यूज का वो लिंक नहीं आया है, जो पुराने एमसीक्यूज का लिंक था जो कल वाले आपने कराए थे वो तो मैंने इनसे शेयर कर दिए थे। जो अच्छा आज वाले देखा हैं नहीं। वो कल तक आएंगे तो मैं इन्हें शेयर कर चलें दूंगी। आज वालों में आप फिर इनको ये करा दें, एक तो एज प्रॉब्लम में से दे दें इनको क्यूज, क्विज, और दूसरा आप दे दें ज्योमेट्री में से। ठीक है। ठीक है। रावलपिंडी वाले स्टूडेंट सुन रहे हैं ना, मुझे काइंडली मुझे मैसेज करके बताएं। ठीक है सर, मैंने कर देती हूँ। ठीक है, ओके जी। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ओके हाफिज़। जी, अल्लाह हाफिज़।